हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स ए विच इज इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के, बी विच इज इक्वल्स टू 2i माइनस 7j माइनस 3k एंड सी विच इज इक्वल्स टू 1/√3i प्लस 1/√3j माइनस 1/√3k। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, ए वेक्टर विच इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यहाँ पे हमें ए क्या गिवन है, आई जे एंड के। एडिशन फॉर्म में मतलब सबकी वैल्यू एक्स वाई जेड क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपकी आएगी 1, वाई की वैल्यू भी 1 और जेड की वैल्यू भी 1, बिकॉज यहाँ पे के जे आई के साथ में क्या है, 1 मल्टीप्लीकेशन में है। दैट्स वाई एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आपकी 1 आएगी। तो हम अब क्या फाइंड करेंगे, मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस ऑफ ए किस तरीके से फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे तीनों की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 + 1 + 1 इज 3। तो √3 आपका मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू है। अब हम देखते हैं बी की वैल्यू। सबसे पहले बी को एक स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारी बी की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो लिख दी। उसके बाद जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है वेक्टर का, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, उसके साथ कंपेयर किया हमारा जो इक्वेशन है उसको। तो देखिए एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू आ रही है, एक्स की वैल्यू आएगी +2, वाई की वैल्यू आएगी -7, जेड की वैल्यू आएगी -3। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, मॉडुलस ऑफ बी। तो मॉडुलस ऑफ बी किस तरीके से फाइंड करते हैं, √x² + y² + z² विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर एंड -3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, 7 का स्क्वायर होता है 49 एंड 3 का स्क्वायर होता है 9। इनको ऐड करेंगे तो क्या क्या आएगा हमारे पास, 62। तो √62 वैल्यू है किसकी, मॉडुलस ऑफ बी की। अब हम देखते हैं सी की इक्वेशन। सी की इक्वेशन ये है, इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो वेक्टर सी विच इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एक्स से कंपेयर कीजिए तो वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की 1/√3, वाई की वैल्यू क्या आ रही है 1/+√3 एंड जे के की वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव में 1/√3। ये हमारी जेड की वैल्यू है। एक्स जे और आई के साथ, देखिए आई जे के साथ, इन तीनों के साथ में जो मल्टीप्लीकेशन में रहता है वही हमारा एक्स वाई जेड होता है। इसलिए जब हम उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें ईजिली एक्स वाई जेड मिल जाते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब मॉडुलस ऑफ सी किस तरीके से फाइंड करते हैं, वही √x² + y² + z²। उसकी जगह पे हम लोग ये वैल्यूज को पुट करेंगे स्क्वायर फॉर्म में। तो देखिए मॉडुलस ऑफ सी विच इज इक्वल्स टू √1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम लोग इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो इससे रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच रहा है, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 विच इज इक्वल्स टू 1 + 1 + 1/3। तीनों को ऐड करेंगे, 3 × 1 है तो 3 बार ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो यहाँ पे आएगा 3/3 विच इज इक्वल्स टू √1। √1 की वैल्यू 1 ही होती है। इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट 2 डिफरेंट वैक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमें अपने मन के हिसाब से कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में बस हमें ये बोला गया है कि आपको 2 डिफरेंट वैक्टर्स को लेना है जिनके मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। तो देखिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो हम सबसे पहले लिखते हैं, वेक्टर ए विच इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। लेट फर्स्ट वेक्टर, हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है वेक्टर ए विच इज इक्वल्स टू 4i + 2j + k, और जो हमारा सेकेंड वेक्टर है वो क्या है, इसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो b विच इज इक्वल्स टू i + 2j + 4k। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मॉडुलस ऑफ a विच इज इक्वल्स टू √x² + y² + z²। x की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू है 2 एंड z की वैल्यू है 1। तो पुट कर दीजिए 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर इज 16, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 1 का स्क्वायर इज 1। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, √21। इतना क्लियर हो गया कि मॉडुलस ऑफ a वेक्टर क्या आ रहा है हमारे पास, वैल्यू √21। अब हम b के लिए देखते हैं, मॉडुलस ऑफ b विच इज इक्वल्स टू √x² + y² + z²। वैल्यू लिखिए कंपेयर करके, यहाँ पे x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 2 और z की वैल्यू है 4। इन सब का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा √21। तो ए और बी दोनों में हमारा जो मैग्नीट्यूड है
दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम आ रहा है, तो लास्ट में हम लिखेंगे मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर विच इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू √21। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है कि दो डिफरेंट वेक्टर्स के सेम मैग्नीट्यूड हैं एक एग्जाम्पल सिलेक्ट करके। इतना क्लियर हो गया। आप एग्जाम्पल में कोई दूसरी वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पे बस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि आपको दो डिफरेंट वेक्टर्स को लेना है और उसके बाद उसके सेम मैग्नीट्यूड प्रूफ करने हैं। आप लोग वैल्यूज कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। अभी क्या था, सेम मैग्नीट्यूड था, यहाँ पे है सेम डायरेक्शंस होने चाहिए उसमें। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हम लिखेंगे वेक्टर ए विच इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। लेट फर्स्ट वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ए विच इज इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के एंड सेकेंड वेक्टर क्या है बी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू 2i प्लस 2j प्लस 2k। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, सेम वेक्टर का क्या मीनिंग होता है, जिसकी तीनों की वैल्यू अगर हम लोग कंपेयर कर दे तो सेम हमारा उसके अपर वाले वेक्टर के सेम आना चाहिए। कन्वर्टेबल मतलब कि सेकेंड टाइम्स थर्ड टाइम्स इस तरीके से चेंज हो सकता है, बाकी वैल्यूज़ जो है वो सेम होनी चाहिए, तभी जाके हमारा डायरेक्शन जो है वो सेम डायरेक्शन पे होगी हमारी वैल्यू। तो इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 को कॉमन लेंगे। 2 को कॉमन लेने से क्या मिल जाएगा, हमें ए वेक्टर हमें वापस मिल जाएगा। इसी से प्रूव हो जाएगा कि ये सेम डायरेक्शन में है। तो देखिए b विच इज इक्वल्स टू 2i प्लस जे प्लस के। अब यहाँ पे हमने 2 को कॉमन ले लिया तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या बन गई है, a बन गई है। तो हम इसको 2 ऑफ वेक्टर a लिख सकते हैं इस तरीके से भी। यह हमारा डायरेक्शन हो गया कि हमारा जो b की वैल्यू है वो 2a डायरेक्शन पे है, राइट। एंड थर्ड वेक्टर क्या है, थर्ड वेक्टर भी हम कुछ भी ले सकते हैं। मैंने ले लिया यहाँ पे 6i प्लस 6j प्लस 6k। यहाँ पे भी आप लोग अगर 6 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा i j एंड k, ठीक है। और ये क्या है, हमारा a है, वेक्टर a। इतना क्लियर हो गया कि ये सेम डायरेक्शन में हमने किस तरीके से प्रूफ किया है। वहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, इसलिए हमने रूट के अंदर वैल्यूज़ को पुट किया फिर सॉल्यूशन निकाला है। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन फाइंड करना है। तो डायरेक्शन के लिए हम किसी भी सॉल्यूशन में जो कॉमन वैल्यू लेंगे उसी का डबल होता है हमारा a, वही हमारा डायरेक्शन होता है। इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट द वेक्टर 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। xi मतलब x की टर्म जो मतलब यहाँ पे है और यहाँ पे जो टर्म है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये एक हमारी नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में। इन दोनों को कंपेयर करना है और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए वेक्टर a क्या है 2i प्लस 3j, वेक्टर b क्या है xi प्लस yj। कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या आ रही है 2 और y की वैल्यू क्या आ रही है 3। तो लिख दीजिए x और y की वैल्यू भी फाइंड करनी थी, हमने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 2 and 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 and 7। सबसे पहले देखिए इनिशियल पॉइंट जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है वो क्या है आपका 2 and 1 एंड जो आपका टर्मिनल पॉइंट है वो क्या है -5 and 7। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारा जो डायरेक्शन है वो ए से बी की साइड में ही जाएगा, इस तरीके से a to b वेक्टर हमारा पास हो रहा है। तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको x2, इसको y2। किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स हमको फाइंड करने हैं। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपका y2 क्या है -5, तो लिख दीजिए -5, माइनस का साइन एज इट इज। x1 क्या है आपके पास 2, तो लिख दीजिए 2i प्लस यहाँ पे y2 क्या है आपका 7, तो +7 एंड यहाँ पे नेगेटिव का साइन एज इट इज। y1 क्या है +1, तो +1 आ गया। साथ में क्या मल्टीप्लिकेशन में है j। इसे सॉल्व करते हैं तो 5 + 2 इज माइनस का 7i एंड 7 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 6j। यहाँ पे आपको आपकी वेक्टर की वैल्यू मिल गई है, वेक्टर कंपोनेंट्स है। अब वेक्टर कंपोनेंट्स और स्केलर कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, स्केलर कंपोनेंट्स जो रहते हैं वो क्या रहते हैं न्यूमेरिकल रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट रहते हैं मैग्नीट्यूड पे, उसमें डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं होता है। और जो हमारा वेक्टर होता है उसमें डायरेक्शन का मैटर होता है। तो स्केलर कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे आपके 7 और 6, तो यहाँ पे लिखिए -7 and 6 एंड वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होंगे आपके -7i प्लस 6j। बिकॉज आप लोग जब इस तरीके से लिखते हैं क्या xi प्लस yj
प्लस जेड के। तो आपको पता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, वेक्टर की, तो ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है और इसी फॉर्म में आपको हमेशा वेक्टर कंपोनेंट्स लिखने होते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर ए विच इज इक्वल्स टू आई माइनस 2j प्लस के, बी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k एंड सी वेक्टर +1 माइनस 6j माइनस 7k। यहाँ पे 1 मल्टीप्लीकेशन में है आई के साथ में। अब आप लोग देखिए तीनों हमने लिख दी है, वेक्टर ए की वैल्यू, वेक्टर बी की इक्वेशन एंड वेक्टर सी की इक्वेशन, तीनों की इक्वेशन हमने लिखी है। अब हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे गिवन है आपको फाइंड द सम के हिसाब से हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड अप्लाई करके या फिर डायरेक्शन अप्लाई करके नहीं सॉल्व करना है, यहाँ पे डायरेक्टली हमें सॉल्व करना है सम करके वेक्टर का। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर तीनों का सम किया, तो देखिए यहाँ पे आई माइनस 2j प्लस के प्लस माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस आई माइनस 6j माइनस 7k। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे पहले क्या कर देते हैं, हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट को ओपन करने से क्या होगा, जो हमारी टर्म्स है वो पॉजिटिव वाले हमको क्लियर दिखेंगे, नेगेटिव वाले क्लियर दिखेंगे। सबसे पहले हम आई टर्म को देखते हैं, ये 3 टर्म्स है, ये पॉजिटिव आई है, ये भी पॉजिटिव आई है, तो 2i हो जाएगा, 2i पॉजिटिव का 2i नेगेटिव का कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखिए क्या है नेक्स्ट हमारा माइनस 2j एंड यहाँ पे है प्लस का 4j, यहाँ पे है 6 का माइनस 6j। तो देखिए 6 7 8 में से आपका 4 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4j, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 4j। के लिए देखते हैं, एक के ये रहा प्लस का 5k एंड माइनस का 7k, तो 5 + 1 इज 6, 6 में से 7 माइनस होगा तो कितना बचेगा, माइनस का k, तो यहाँ पे आपका आ गया माइनस का k। तो ओवरऑल क्या आ रहा है, माइनस का 4j माइनस का k। इतना क्लियर हो गया, यही आपका एडिशन वेक्टर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए विच इज इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस 2k। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप विच इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। तो सबसे पहले हम ए वेक्टर को कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। उसके बाद मॉडुलस ए फाइंड करेंगे। मॉडुलस ए किस तरीके से फाइंड करते हैं, √x² प्लस y² प्लस z² के कंपेरिजन में, और उसके बाद इसमें पुट कर देंगे और यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। तो देखिए ए विच इज इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस 2k। अब यहाँ पे हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे, क्या है, xi प्लस yj प्लस जेड के। अब यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन को नॉर्मल इक्वेशन से। तो एक्स की वैल्यू आ रही है 1, वाई की वैल्यू भी 1 है और 2 जेड की वैल्यू क्या है आपकी 2 है। इतना क्लियर हो गया, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, √x² प्लस y² प्लस z²। एक्स की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, वाई की वैल्यू भी 1 का स्क्वायर एंड जेड की वैल्यू है 2 का स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 + 1 + 4। इतना क्लियर हो गया। 4 + 2 इज 6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू √6। अब हम डायरेक्टली यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। यूनिट वेक्टर ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले की जगह पे फॉर्मूले की वैल्यू पुट करेंगे। ए की इक्वेशन में वैल्यू गिवन है क्या, आई प्लस जे प्लस 2k अपॉन मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी है, क्या है, √6। तो लिख दीजिए √6, इसको सेपरेट करके लिख दीजिए। ए कैप विच इज इक्वल्स टू 1/√6i प्लस 1/√6j प्लस 1/√6k। Find the unit vector in the direction of vector PQ where P and Q are the points 1, 2, 3 and 4, 5, 6 respectively। देखिए हमें P and Q के पॉइंट्स गिवन है, हमें इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 8 है, बस यहाँ पे x, y, z तीनों की हमें टर्म्स गिवन। तो देखिए सबसे पहले लाइन ड्रॉ करते हैं। P के लिए हम लिखते हैं 1, 2, 3 हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। Q की वैल्यूज हमें गिवन है 4, 5, 6। P से Q की साइड में हमारा जो डायरेक्शन वेक्टर है वो जा रहा है, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, हमेशा डिस्टेंस फार्मूला। जब भी इस तरीके से पॉइंट गिवन होते हैं तो हम लोग पहले डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं, PQ। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला है आपका x² माइनस x1 y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं लिख देती हूँ, ये क्या है आपका x1, ये आपका y1, ये आपका z1। सिमिलरली यहाँ पे x2 y2 एंड z2। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। 4 - 1i प्लस 5 - 2j प्लस 6 - 3k। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 3i, 5 में से 2 तो 3j एंड 6 में से 3 तो क्या आएगा 3k। इतना क्लियर हो गया। PQ की वैल्यू आ गई हमारे पास 3i प्लस 3j प्लस 3k। अब ये जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका
मॉडुलस अप्लाई करके मॉडुलस की वैल्यू निकालेंगे और डायरेक्टली किसमें पुट कर देंगे, यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए उसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे। पी अगर हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर पी विच इज इक्वल्स टू 1i प्लस 2j प्लस 3k एंड क्यू वेक्टर क्या है 4i प्लस 5j प्लस 6k। पी क्यू हमने कैसे फाइंड किया है, क्यू में से पी को माइनस करके। क्यू में से पी का माइनस करने का क्या मीनिंग है कि आपने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है। ओके, अब यहाँ पे हमने पी क्यू की वैल्यू तो ऑलरेडी फाइंड कर रखी, क्या है 3i प्लस 3j प्लस 3k। इसको आप कंपेयर करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा i प्लस j प्लस k, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें डायरेक्टली क्या फाइंड करना है, पी क्यू का मॉडुलस। तो देखिए वेक्टर पी क्यू का मॉडुलस विच इज इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे तीनों की वैल्यू 3 ही है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 27। 27 को अगर मैं ब्रेक करके लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिख सकते हैं, 9 इंटू 3, 9 3 से ही 27 होता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 3√3 आपको क्या है, मॉडुलस ऑफ पी है। इतना क्लियर हो गया। अब हम डायरेक्टली यूनिट वेक्टर में वैल्यूज को पुट कर देते हैं। पी क्यू कैप विच इज इक्वल्स टू 3i प्लस 3j प्लस 3k अपॉन ये पी क्यू की वैल्यू मॉडुलस वाली जो कि क्या है 3√3। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 3 को कॉमन लिया है, एक 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच रहा है i प्लस j प्लस के अपॉन √3। इसको सेपरेट करके लिख दीजिए, तो पी क्यू कैप विच इज इक्वल्स टू 1/√3 i प्लस 1/√3 j प्लस 1/√3 k। यही आपका फाइनल आंसर, बिकॉज हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बोला गया था कि आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर गिविंग वेक्टर ए विच इज इक्वल्स टू 2i माइनस j प्लस 2k एंड b विच इज इक्वल्स टू माइनस i प्लस j माइनस k, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a प्लस b। हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है बट a और b का अलग अलग सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे a प्लस b का एडिशन वेक्टर यूनिट वेक्टर हमको फाइंड करना है। तो देखिए a की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है 2i माइनस j प्लस 2k, b की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है माइनस j प्लस j माइनस का के, माइनस आई प्लस जे एंड माइनस का के। यहाँ पे मैं ए और बी की जो वैल्यूज गिवन है वो हमने लिख दी है। हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले ए और बी का डायरेक्शन। तो ए और बी हम निकालते हैं सबसे पहले, ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 2i माइनस जे प्लस 2k माइनस आई प्लस जे माइनस के। सेपरेट करके सॉल्व कीजिए, देखिए इस जे से जे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दैट्स वाई 2i में से 1i माइनस होगा तो क्या बचेगा आपका i, ये पॉजिटिव का i है, ओके, i प्लस यहाँ पे 0j प्लस के। तो यहाँ पे 0 का तो कोई मीनिंग नहीं है, तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे a प्लस बी वैक्टर विच इज इक्वल्स टू i प्लस जे। अब यहाँ पे देखिए इस a प्लस बी को अगर मैं a से डिनोट करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने यहाँ पे इसको मान लिया है वेक्टर ऑफ a। इतना क्लियर हो गया सबको। अब हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर, एडिशन फॉर्म में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है यहाँ पे। तो a कैप विच इज इक्वल्स टू a वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ a वेक्टर। मॉडुलस ऑफ a वेक्टर फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे y की वैल्यू तो 0 है, x और z की वैल्यू हम पुट कर देंगे, x की वैल्यू भी 1 का है और z की वैल्यू भी 1 ही है, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, 1 + 1 = 1। तो यहाँ पे दोनों का जो स्क्वायर है वो 1 ही रहेगा। अब इसको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा आपका √2। इतना क्लियर हो गया। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, a कैप विच इज इक्वल्स टू i प्लस के अपॉन √2। इसको सेपरेट करके लिखिए, a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 1/√2i प्लस 1/√2k। यही आपका फाइनल आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i माइनस j प्लस 2k विच कैन मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। मैग्नीट्यूड यूनिट हमें 8 गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, उसके बाद हमें इसमें 8 यूनिट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले a की वैल्यू लिख दीजिए, इसको हम a एज्यूम कर रहे हैं, वेक्टर a विच इज इक्वल्स टू 5i माइनस j प्लस 2k। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, a वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ a वेक्टर। a वेक्टर हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, मॉडुलस हम फाइंड कर लेते हैं। तो मॉडुलस ऑफ a विच इज इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर, j की वैल्यू आपकी 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आना है, 2 का स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। 5 का स्क्वायर इज 25, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। मॉडुलस ऑफ a विच इज इक्वल्स टू 25 प्लस 1 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू √30। अब हम लोग वेक्टर यूनिट वेक्टर में फॉर्मूले में पुट कर देंगे, a कैप विच इज इक्वल्स टू 5i माइनस j प्लस 2k अपॉन √30।
इतना क्लियर हो गया। हमने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया है। यूनिट वेक्टर फाइंड करने के बाद क्वेश्चन में हमें गिवन है वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट का वेक्टर मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। तो लिख दीजिए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। वो वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड 8 है वो किस तरीके से फाइंड होगा, हम लोग यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए कैप विच इज इक्वल्स टू 8 ए कैप। तो यहाँ पे ए के साथ 8 के साथ में इस पूरी टर्म का मल्टीप्लाई होगा। तो लिखिए कैसे होगा, 8 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन रूट 30। 8 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 कैप विच इज इक्वल्स टू 40i माइनस 8j प्लस 16k अपॉन रूट 30। इतना क्लियर हो गया सबको, यही आपका फाइनल आंसर है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक सॉल्व करके आ जाते हैं, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। जब भी इस तरीके से गिवन हो तो आपको लास्ट में बस जो हमारी यूनिट वेक्टर है उसमें आपको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है शो दैट द वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड माइनस 4j प्लस 6j माइनस 8k आर कोलिनियर। यहाँ पे हमें दो वेक्टर्स गिवन है और हमें प्रूव करना है कि वो कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर का क्या मीनिंग होता है, सबसे पहले तो वो पैरेलल होने चाहिए, दूसरा वो किसी एक स्केलर के मल्टीप्लाई होने चाहिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होने चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देखिए जो टर्म है ये किस फॉर्म में है, 2 के फॉर्म में। अगर हम लोग -3 को स्किप करें तो 2 और 4 ये 2 के फॉर्म में है, तो हमें सेकेंड टर्म को भी 2 के फॉर्म में लाना पड़ेगा, जिसके कारण से ये स्केलर फॉर्म में चेंज हो सके। बिकॉज स्केलर मीन्स कोलिनियर मीन्स होता है कि ऐसी टर्म्स जिसका सामने वाली टर्म के साथ में कोई स्केलर कनेक्शन हो। स्केलर मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए हमारा वेक्टर। इतना क्लियर हो गया। तो a विच इज इक्वल्स टू 2i माइनस 3j प्लस 4k। b की वैल्यू क्या है, माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। अब b में क्या कॉमन है, इन सब में 2 कॉमन है, -2 कॉमन ले लीजिए। -2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 2i, यहाँ पे आएगा -3j, यहाँ से आएगा प्लस का 4k। इतना क्लियर हो गया। ये पूरी की पूरी टर्म a के इक्वल है, तो लिख दीजिए वेक्टर a b विच इज इक्वल टू -2 वेक्टर a। अब आप यहाँ पे देखिए -2 जो है वो क्या है, आपका स्केलर, ये आपके स्केलर कंपोनेंट, ये स्केलर यूनिट है, राइट। तो हमारा कोलिनियर क्या कहता है कि कोलिनियर ऐसा वेक्टर होता है जिसमें स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में होनी चाहिए। तो b के मल्टीप्लिकेशन वेक्टर में -2 जो है वो स्केलर का ही काम कर रहा है, बिकॉज a का मल्टीपल है -2, राइट। ए के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है -2 इसके साथ में, तो ये इसका स्केलर कंपोनेंट है। और इसी कंडीशन में हम कहते हैं कि जो हमारा कोलिनियर वेक्टर है वो वेरिफिकेशन में है, मतलब अप्लाइकेबल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो दैट ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर। इसलिए ए और बी कोलिनियर वेक्टर है। कैसे, एज बी इज अ मल्टीप्लिकेशन या बी इज अ मल्टीप्लाई ऑफ स्केलर या मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर वेक्टर ऑफ ए। बी जो है वो देखिए आपको पता है कि कोलिनियर मीन्स क्या होता है। एक तो हमारा जो ए बी है वो पैरेलल होता है, राइट। एक कंडीशन तो हमारी कोलिनियर की हमेशा ये रहती है, बिकॉज कोलिनियर ना तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट होता है और ना ही डायरेक्शन, इन दोनों पे वो डिपेंडेंट नहीं रहता है। बट कोलिनियर जो है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहता है स्केलर प्रोडक्ट के साथ में। तो हमारा कोलिनियर ये भी कहता है कि कोई भी ऐसा वेक्टर होना चाहिए जो सामने वाले वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन हो, तब भी वो कोलिनियर कहलाता है। और यहाँ पे बी जो है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, किसके, ए वेक्टर के डबल है। -2 जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, हमारे बी वेक्टर के डबल फॉर्म में भी है। इसका मतलब ये उस कंडीशन को वेरीफाई करता है कि हाँ हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो कोलिनियर है। क्लियर हो गया इतना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। यहाँ पे हम लोग जो इस इक्वेशन गिवन है उसको वेक्टर a एज्यूम करते हैं। वेक्टर a विच इज इक्वल्स टू i प्लस 2j प्लस 3k, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। वेक्टर a विच इज इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस zk। अब हमें x y z की वैल्यू आराम से मिल सकती है। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड कंपेयर करते हैं तो देखिए x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू है 2 एंड z की वैल्यू है 3। तीनों की तीनों टर्म्स जो है वो पॉजिटिव है। डायरेक्शन कोसाइन किस तरीके से फाइंड होते हैं, हमें l m और n की वैल्यू फाइंड करनी होती है। l m और n की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगता है डायरेक्शन कोसाइन का, x अपॉन मॉडुलस ऑफ r वेक्टर, या फिर मॉडुलस ऑफ हमारा क्या आ जाएगा, जनरली r ही। आर वेक्टर किस तरीके से फाइंड होता है, √x² प्लस y² प्लस z²। और x y z की वैल्यू हमें गिवन ही है, तो फाइंड कर लेते हैं डायरेक्टली डायरेक्शन कोसाइन।
डायरेक्शन कोसाइन आर एल एम एन मैंने अभी बता दिया है आपको। मॉडुलस ऑफ आर किस तरीके से फाइंड होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स की वैल्यू है 1, वाई की वैल्यू है 2 और जेड की वैल्यू है 3। इन तीनों का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 3 का स्क्वायर इज 9। 9 प्लस 4 प्लस 1 इज 14। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ आर की वैल्यू क्या आ रही है, रूट 14 आ रही है। अब हम एल एम और एन फाइंड कर सकते हैं। एल विच इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ आर विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 14। m equals to y upon modulus of r which is equals to 2 upon root 14 and n equals to z upon modulus of r which is equals to 3 by root 14। तो डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन की क्या वैल्यू है, 1 अपॉन रूट 14, 2 अपॉन रूट 14 एंड 3 अपॉन रूट 14। क्लियर हो गया, यही आपका आंसर है। क्वेश्चंस बहुत ईजी है वेक्टर चैप्टर के, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइन द पॉइंट्स ए 1 माइनस 2 एंड माइनस का 3, -3 है, ये दोनों पॉजिटिव है। एंड बी की क्या वैल्यूज है हमारे पास, -1, -2 एंड 1। डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, कहाँ से कहाँ तक डायरेक्टेड है, ए से लेके बी तक। ए की वैल्यूज क्या क्या है, 1, 2 एंड -3 और बी की क्या है, -1, -2 एंड 1। और ए जो है वो बी तक जा रहा है। देखिए डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से एरो है। इतना क्लियर हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इसका डिस्टेंस फाइंड करना होगा। डायरेक्टेड मीन्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, बी में से ए माइनस करेंगे तभी हमका इनका डिस्टेंस क्लियर हो सकेगा। तो यहाँ पे या तो आप चाहें तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर दें, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, है ना। ये यहाँ पे आ जाएगा आपका j एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा z2 माइनस z1, जो कि अभी हम सारे क्वेश्चंस में करते आए हैं। या तो आप डायरेक्टली क्या कीजिए, b में से a को माइनस कर दीजिए, इससे भी हमें इसका डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो a की वैल्यूज़ क्या है, i प्लस 2j प्लस i प्लस 2j माइनस 3 के। एंड यहाँ पे b की वैल्यूज़ है -i माइनस 2j एंड प्लस के। तो यहाँ पे हम a b फाइंड करेंगे, वेक्टर ऑफ a b। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, b की टर्म में से a को माइनस कर देंगे। तो पहले हम a के साथ में ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके माइनस का साइन अंदर ले जाएंगे ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। -i माइनस 2j प्लस के, माइनस का साइन एज इट इज़ ब्रैकेट के अंदर। अब हम लोग क्या क्या लिखेंगे वैल्यूज़, i प्लस 2j माइनस 3 के, ये नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए। i माइनस में -2j प्लस के, -i माइनस 2j प्लस 3 के, इसको सॉल्व करते हैं। नेगेटिव आई इस प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2i। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4j। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका पॉजिटिव का 4k। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब यहाँ पे जो वैल्यू है इसको हम r भी बोल सकते हैं बिकॉज ये रिजल्टेंट भी है। तो r विच इज इक्वल्स टू -2i माइनस 4j प्लस 4k। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कीजिए जिससे हमें x, y और z की वैल्यू मिल सके, तभी हम लोग डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं। बिकॉज डायरेक्शन कोसाइन किस तरीके से फाइंड होता है, x अपॉन मॉडुलस ऑफ r, y अपॉन मॉडुलस ऑफ r एंड z अपॉन मॉडुलस ऑफ r। इसी तरीके से आपके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड होते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, x की वैल्यू आ रही है -2, y की वैल्यू आ रही है -4 एंड z की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव का 4। देखिए r इक्वल्स टू -2i माइनस 4j प्लस 4k। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, मॉडुलस ऑफ r। मॉडुलस ऑफ r का फॉर्मूला क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू है -2 तो -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 4 का स्क्वायर इज 16। 16 प्लस 4 इज रूट 36। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, आपका 6 बाहर आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया सबको। अब हमें मॉडुलस ऑफ r की वैल्यू भी मिल गई एंड वेक्टर ऑफ r की वैल्यू भी मिल गई है। पुट कर दीजिए और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लीजिए। डायरेक्शन कोसाइन इज LMN। L लिखिए सबसे पहले, L विच इज इक्वल्स टू x अपॉन मॉडुलस ऑफ r। x की वैल्यू है -2, मॉडुलस ऑफ r की वैल्यू है 6। कैंसिल आउट होंगे तो क्या आएगा, -1/3। इतना क्लियर हो गया। सिमिलरली m में भी इसी तरीके से फाइंड करेंगे। m इक्वल्स टू y अपॉन मॉडुलस ऑफ r। y की वैल्यू है -4, मॉडुलस ऑफ r की वैल्यू है 6 विच इज इक्वल्स टू, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, -2/3। इसी तरीके से n फाइंड करेंगे, n इक्वल्स टू z अपॉन मॉडुलस ऑफ r विच इज इक्वल्स टू 4/6 विच इज इक्वल्स टू, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 2/3। इतना क्लियर हो गया। तो हमारे डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू क्या क्या है, -1/3, -2/3 एंड पॉजिटिव का 2/3। यही आपके डायरेक्शन कोसाइन है। क्लियर हो गया इतना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, शो दैट द वेक्टर i प्लस j प्लस k इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, OY एंड OZ। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या फाइंड करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है
कि हमें एक इक्वेशन गिवन है, उसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू फाइंड करने के बाद हम आर फाइंड करेंगे, ठीक है, मॉडुलस ऑफ आर। मॉडुलस ऑफ आर फाइंड करने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन किस लिए फाइंड करने, बिकॉज यहाँ पे हमें ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड के एक्सिस गिवन है। एक्सिस मीन्स यही है कि आपको एल एम और एन गिवन है, मतलब सॉरी फाइंड करने, एल एम और एन आपको फाइंड करने। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए सबसे पहले हम ए लिखेंगे, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, ए विच इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स को कंपेयर कीजिए तो 1 आएगा, वाई को कंपेयर करने पे भी 1 और जेड को कंपेयर करेंगे तो भी 1। अब हम फाइंड करते हैं मॉडुलस ऑफ आर विच इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर। 1 + 1 + 1 इज √3। इतना क्लियर हो गया। हमारे पास मॉडुलस ऑफ आर की वैल्यू आ गई है। डायरेक्टली क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एल एम एन, इन तीनों की वैल्यूज फाइंड होंगी। L which is equals to x upon modulus of r which is equals to 1 upon √3 and m which is equals to y upon modulus of r which is equals to 1 upon √3 and n equals to z upon modulus of r which is equals to 1 upon √3। L M N R डायरेक्शन कोसाइन जो कि क्या है 1 upon √3, 1 upon √3 एंड 1 upon √3। हमें तीनों की वैल्यूज मिल गई हैं, यही आपका फाइनल आंसर है। देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी है। अभी तक हम सब में डायरेक्शन कोसाइन ही फाइंड कर रहे हैं, वो भी कंटिन्यू। एक तो डायरेक्शन कोसाइन और एक यूनिट वेक्टर, यही हमने फाइंड किया है सारे क्वेश्चंस में, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। और इन सब की एक फिक्स्ड मेथड है, फिक्स पैटर्न है, इसलिए ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज भी नहीं होते। और वेक्टर जो है वो बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, ओके। तो यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज भी कम होते हैं, मार्क्स स्कोर करने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप लोग इसमें काफ़ी ध्यान से समझिए हर एक चीज़ को। ज़्यादा प्रैक्टिस की भी नीड नहीं होती है वेक्टर चैप्टर में, और क्वेश्चंस इजी भी रहते हैं, तो इसलिए आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगे। इसलिए प्लीज़ आप लोग वेक्टर चैप्टर को बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर which divides the line joining two points P and Q whose position vector are I plus 2j minus k and minus I plus j plus k respectively in the ratio 2 and 1। रेशियो 2 and 1 का मीन्स क्या है, m एंड n रेशियो। इतना क्लियर हो गया। इनिशियली एंड एक्सटर्नली में फाइंड करना है। इनिशियली में पॉइंट हमारा अंदर होता है और एक्सटर्नली में पॉइंट हमारा बाहर साइड से होता है, जो कि 3D डायग्राम में कैप्चर हो सकता है। ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा थोड़ा याद आ गया होगा इंट्रोडक्शन से। अब यहाँ पे हमें वो पूरा डायग्राम बना के सिंप्लीफाई नहीं करना है, यहाँ पे बस हमें एक पॉइंट ड्रॉ करके ये बता देना है कि आर के पॉइंट के हिसाब से दोनों जो है पी एंड क्यू सेपरेट हो रहे हैं 2 and 1 रेशियो में। और यहाँ पे हमें डायरेक्टली इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है और सॉल्व कर देना है वैल्यू। उतना वो डायग्राम वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, पी और क्यू को क्या डिवाइड कर रहा है, आर। रेशियो क्या है आपके 2 and 1। पी की वैल्यूज़ हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज़ गिवन है, क्या, आई प्लस 2j माइनस के, एंड यहाँ पे क्यू के लिए क्या गिवन है, माइनस आई प्लस जे प्लस के। इतना क्लियर हो गया। इनिशियली का फॉर्मूला क्या होता है, आर वैक्टर विच इज इक्वल्स टू एम बी वैक्टर प्लस एन ए वैक्टर अपॉन एम प्लस एन। एम और एन की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू 2 है और एन की वैल्यू 1 है, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस आई प्लस जे प्लस के। तो लिखिएगा। और यहाँ पे एन के साथ में जो ए है, ए का वैक्टर क्या है हमारे पास, आई प्लस 2j माइनस के। तो लिखिए आर विच इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई विथ माइनस आई प्लस जे प्लस के प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ आई प्लस 2j माइनस के अपॉन 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू, अब ये जो टर्म है ये अंदर मल्टीप्लाई होंगी ब्रैकेट के, माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k प्लस यहाँ पे वैल्यूज रहेंगी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज टर्म आएंगी अपॉन में 2 + 1 = 3। इतना क्लियर हो गया। जो चीज़ें कट जाए उसको कैंसिल आउट कीजिए और बाकी टर्म्स एज इट इज़ लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 और यहाँ पे क्या है, प्लस का i। 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1, बट साइन किसका आएगा, नेगेटिव का। तो माइनस का i, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव का j और यहाँ पे भी है पॉजिटिव का 2j, तो 2 + 2 = 4j एंड यहाँ पे पॉजिटिव का 2 और यहाँ पे नेगेटिव का 1, तो ऐड होंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव का 1। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए सिर्फ और सिर्फ k अपॉन में 3 एज इट इज। इतना क्लियर हो गया। अब इसको सेपरेटली लिख देते हैं, r विच इज इक्वल्स टू -1/3i प्लस 4/3j प्लस 1/3k। यहाँ पे हमें इनिशियल वैल्यूज मिल चुकी है। अब हम देखते हैं एक्सटर्नली किस तरीके से फाइंड होगा। एक्सटर्नली विच इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, r विच इज इक्वल्स टू एम बी माइनस एन ए वैक्टर अपॉन m माइनस एन
विच इज इक्वल्स टू वैल्यू सब में सेम रहेंगी, बस नेगेटिव साइन के कारण से चीज़ें चेंज हो जाएंगी जब ब्रैकेट ओपन होगा। तो 2i प्लस जे प्लस के माइनस 1 आई प्लस 2j माइनस के अपॉन 2 माइनस 1। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो -2i प्लस 2j प्लस 2k एंड यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएंगी सारी की सारी टर्म्स, बस k जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए -2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस आई माइनस 2j एंड प्लस का k अपॉन 1, इतना क्लियर हो गया। इसे सॉल्व करते हैं, -2i एंड -1i विच इज इक्वल्स टू माइनस का 3i एंड यहाँ पे देखिए 2j पॉजिटिव का 2j नेगेटिव का कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे 0j, यहाँ पे क्या है हमारा 2k एंड यहाँ पे पॉजिटिव का k, 2 + 1 इज 3k अपॉन में 1। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे 1 लिखें चाहे ना लिखें कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज 1 का डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। तो r वेक्टर r विच इज इक्वल्स टू -3i प्लस j प्लस k, सॉरी बिकॉज j की वैल्यू तो 0 है तो j का लिखना कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है -3i प्लस 3k। यही आपका फाइनल आंसर है। अब हमने एक्सटर्नली और इंटरनली किस तरीके से फाइंड किया जाता है वो आपको समझ में आ गया होगा, बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, बाकी ईजी ही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द पोजिशन वैक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वैक्टर जॉइनिंग द पॉइंट 2, 3, 4 P में और Q में क्या है हमारे पास 4, 1 एंड -2। सबसे पहले लिखिए आप लोग P पॉइंट्स के टर्म्स जो कि हैं 2, 3, 4, Q के लिए 4, 1, -2। यहाँ पे इसको सेपरेट कर रहे हैं किससे, R से, इक्वली डिवाइड होगा ना R से, और हमारे रेशियोज नहीं गिवन है तो हम लोग रेशियो कंसिडर कर सकते हैं 1, बिकॉज सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी 1 ही होगी, 0 नहीं हो सकती। 0 अगर हम लोग लिखेंगे तो पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। और अपॉन में आपको पता है कि P अपॉन Q जो हमारा रैशनलाइजेशन फॉर्म होता है उसमें Q जो है वो कभी भी 0 की इक्वल नहीं होता है, मतलब डिनोमिनेटर की टर्म 0 नहीं होनी चाहिए। दैट्स वाई हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट टर्म में 1 ही एज्यूम करते हैं। इतना क्लियर हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2, यह आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है। इसकी जगह पे आप लोग यहाँ पे आपका इंटरनली वाला जो फॉर्मूला होता है कौन सा, r विच इज इक्वल्स टू वैक्टर r विच इज इक्वल्स टू m b वैक्टर प्लस n a वैक्टर अपॉन m प्लस 1 भी अप्लाई कर सकते हैं, वरना मिड पॉइंट फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे। दोनों अप्लाई करने से आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। जनरली बच्चों को ये फॉर्मूला इजी लगता है, इसलिए आप लोग इससे सॉल्व कीजिए। यहाँ पे मैंने मिड पॉइंट से बताया बिकॉज ये वाले फॉर्मूले से यूज़ करके मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर ही कर दिया है, तो कुछ न्यू सीखते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले एक पार्ट में डिवाइड कर दिया है आर ने पी एंड क्यू को इक्वल पार्ट्स में। ए क्या गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन में लिखिए 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड बी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा 4i प्लस j माइनस का 2k। मिड पॉइंट फॉर्मूला r विच इज इक्वल्स टू वैक्टर r विच इज इक्वल्स टू a वैक्टर प्लस b वैक्टर अपॉन 2। a की वैल्यू और b की वैल्यूज को ऐड कर दीजिए, 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 4i प्लस j माइनस का 2k अपॉन 2। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 4 प्लस 2 इज 6, 3 प्लस 1 इज 4 एंड 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 2, तो 6i प्लस 4j प्लस 2k अपॉन 2। ऊपर वाली टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेने से यहाँ पे क्या बचेगा 3i प्लस 2j प्लस k अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच रहा है 3i प्लस 2j प्लस k। यही आपका आंसर है। आप इसके मिड पॉइंट फॉर्मूले की जगह पे आप लोग इंटरनली वाला जो फॉर्मूला होता है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 15 में बताया उस तरीके से भी सॉल्व करेंगे, तब भी यही आंसर आएगा। मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला इसलिए लिया है ताकि आप लोग कोई नई चीज़ भी सीख सके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी with position vector a which is equals to 3i minus 4j minus 4k, b vector which is equals to 2i minus j plus k and c vector which is equals to I minus 3j minus 5k respectively from the verticals या फिर vertex of a triangle angled triangle। देखिए वर्टिकल्स जो आपको गिवन है यहाँ पे वो क्या है, अगर आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम अच्छे तरीके से समझ रखी है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक में जनरली बहुत यूज़ आती है, तो यहाँ पे जो पाइथागोरस है वो आपने क्लास 10th और 9th दोनों में पढ़ रखी है, इसलिए आई थिंक पाइथागोरस सबको ही आती है। राइट ट्राइंगल में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। यहाँ पे गिवन ही है कि वर्टेक्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल, वर्टेक्स आपको गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल हुज
वन एंगल इज 90 डिग्री ऑलवेज, फिक्स रहता है पाइथागोरस में। पाइथागोरस में क्या फॉर्मूला होता है हमारा, बी सी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये जो नीचे वाला जो हमारा बेस रहता है ये और इसका एडिशन, एक साइड का एडिशन किसके इक्वल होता है, बी सी, उसके सामने वाली साइड के, सामने वाले फेस के, ये आपको पता ही है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे, पहले सबकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज़ फाइंड होने के बाद फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो हमारी पाइथागोरस की थ्योरम होती है उसमें पुट करेंगे। और अगर हमारा सॉल्यूशन करेक्ट आता है, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आता है, इसका मतलब हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है वो प्रूफ करता है कि हमारा ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर हो गया इतना कि हमें किस तरीके से फाइंड करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट सॉल्यूशन बहुत इजी है। हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। अगर ये इक्वल आते हैं तो हमें प्रूफ हो जाएगा कि ये जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे पहले ए क्या गिवन है, 3i माइनस 4j माइनस 4k। बी क्या गिवन है, 2i माइनस j प्लस k। सी क्या गिवन है, i माइनस 3j माइनस का k। ए बी फाइंड करते हैं। ए बी किस तरीके से फाइंड करेंगे, हमेशा डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब b माइनस ए। तो यहाँ पे b में से a माइनस कर दीजिए, पहले ब्रैकेट में ही पुट कीजिएगा बिकॉज नेगेटिव साइन रहता है तो बच्चे जो है वो मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए 2i माइनस जे प्लस के माइनस ब्रैकेट में 3i माइनस 4j माइनस का 4k, ब्रैकेट ओपन करेंगे, नेगेटिव साइन अंदर लेके जाएंगे, 2i माइनस जे प्लस के माइनस 3i प्लस 4j प्लस 4k। यहाँ पे सॉल्व कीजिए, देखिए 2i में से 3i माइनस होगा तो कितना आएगा, माइनस का i। यहाँ पे माइनस j में से प्लस का 4j माइनस होगा तो कितना बचेगा, प्लस का 3j। एंड पॉजिटिव के k में से 4k ऐड होगा तो कितना आएगा हमारा 5k। इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए बी का मॉडुलस, ए बी का मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस फॉर्मूला क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, वाई की वैल्यू आपकी क्या है 3 एंड z की वैल्यू क्या है आपकी 5। अगर आप लोगों को डायरेक्टली समझ में नहीं आए तो कंपेयर कर लेना। कंपेयर कैसे कहते हैं, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, i प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो x की जगह पे हमें क्या गिवन है, माइनस का 1, y की प्लेस पे हमें गिवन है 3 एंड z की प्लेस पे हमें गिवन है 5। ये सारी वैल्यूज को आप पुट करके स्क्वायरिंग कीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर इज 25, ऐड कीजिए तीनों को तो क्या आएगा, रूट 35। तो मॉडुलस ऑफ ए बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 35 आ गई। एक टर्म हमारी निकल गई है पाइथागोरस के लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ए सी। ए सी किस तरीके से फाइंड होगा, सी वेक्टर में से ए माइनस होगा डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से, अप्लाई कीजिए ए सी मॉडुलस विच इज, अभी मॉडुलस मत अप्लाई कीजिए, अभी ये मॉडुलस वाला जो साइन है ये मत लिखिए, अभी हम सिर्फ और सिर्फ ए सी का वेक्टर फाइंड कर रहे हैं। मॉडुलस तो यहाँ पे शुरू होगा जब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अभी सिर्फ और सिर्फ ए सी के इक्वल लिखिए। वेक्टर ए सी विच इज इक्वल्स टू सी माइनस ए वेक्टर विच इज इक्वल्स टू, सी की वैल्यू पुट कीजिए, माइनस आई माइनस 3 प्लस आई माइनस 3j माइनस 5k माइनस ब्रैकेट के अंदर 3i माइनस 4j माइनस का 4k। अब देखिए ब्रैकेट अंदर ओपन करेंगे तो नेगेटिव साइन अंदर जाएगा, तो i माइनस 3j माइनस 5k माइनस का 3i प्लस 4j प्लस 4k। सॉल्व कीजिए, ये पॉजिटिव का i है, ये नेगेटिव का 3i है, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2i प्लस j माइनस k। इतना क्लियर हो गया। अब हम डायरेक्टली क्या फाइंड करेंगे, ए सी का मॉडुलस। तो ए सी मॉडुलस विच इज इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स की वैल्यू है -2, जे की वैल्यू है आपकी, मतलब वाई की वैल्यू है आपकी 1 और जेड की वैल्यू है आपकी -1। तो -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस 1 प्लस 1, 4 प्लस 2 इज 6। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रूट 6। अब हमें ए सी की वैल्यू मिल गई है, ए बी की वैल्यू मिल गई है, क्या बाकी है, बी सी की वैल्यू। बी सी वैक्टर विच इज इक्वल्स टू सी माइनस बी, सबसे पहले सी की वैल्यू लिखेंगे और फिर बी की वैल्यू जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा क्योंकि बाहर क्या है, नेगेटिव साइन है। आई माइनस 3j माइनस 5k माइनस ब्रैकेट में 2i माइनस j प्लस के, ये नेगेटिव साइड ब्रैकेट के अंदर जाएगा, i माइनस 3j माइनस 5k माइनस 2i प्लस j माइनस का k। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ये क्या है, पॉजिटिव का i, ये है आपका नेगेटिव का 2i, माइनस के 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का i। यहाँ पे देखिए 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे माइनस का 2j, 5 में से 5 नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव तो ऐड होंगे, तो 5 प्लस 1 इज 6, तो माइनस का 6i। यहाँ पे हमें बी सी वैक्टर मिल गया है। अब हमें इसे क्या फाइंड करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। तो बी सी मॉडुलस विच इज इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
BC मॉडुलस विच इज इक्वल टू रूट -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 5 इज 41। तो यहाँ पे हमारा BC का मॉडुलस क्या आ रहा है, रूट 41। अब हम पाइथागोरस जो इक्वेशन है उसमें हमारी सबकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो BC का मॉडुलस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू AC मॉडुलस स्क्वायर प्लस AB मॉडुलस स्क्वायर। वैल्यूज को पुट कीजिए, रूट 41 का स्क्वायर, रूट 6 का स्क्वायर एंड रूट 35 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट सब में कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच रहा है, 41 विच इज इक्वल्स टू 6 प्लस 35, 41 विच इज इक्वल्स टू 41। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये हमें प्रूफ करता है कि ये क्या है, आपका पाइथागोरस इक्वेशन को प्रूफ कर रहा है। इसी कारण से ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो साथ में हमें लिखना पड़ेगा इक्वल है, दैट्स वाई। मैंने यहाँ पे इक्वल इसलिए लिखा ताकि आपको याद रहे कि ये इक्वल है, दैट्स वाई ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं और राइट एंगल ट्राइंगल है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC का। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये MCQ है। इन ट्राइंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो ट्रू नहीं है। डायग्राम देखिए, A जो है स्टार्ट हो रहा है और C की टेल पे एंड हो रहा है। C जो है वो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे B आएगा, सॉरी, ABC। तो A जो है वो स्टार्ट हो रहा है और B के हेड पे एंड हो रहा है, एंड B जो है वो स्टार्ट हो रहा है और C के हेड पे एंड हो रहा है। ओके, एंड A जो है वो स्टार्ट होके C के हेड पे एंड हो रहा है। ये पॉइंट्स हमारे अकॉर्डिंग टू द वेक्टर फॉर्म इस तरीके से ड्रॉ है हमारा ट्राइंगल। हमें इन कंडीशंस में से बताना है कि कौन सी कंडीशन जो है वो इस ट्राइंगल को प्रूफ नहीं कर रही है, मतलब इस ट्राइंगल के लिए वो ट्रू नहीं है, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए सबसे पहले ट्राइंगल को ड्रॉ कर दीजिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको पाइथागोरस थ्योरम के मेथड से लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, AB प्लस BC विच इज इक्वल्स टू AC। यही आपका पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसके लिखने का सही तरीका है राइट एंगल ट्राइंगल को। तो AB प्लस BC वैक्टर विच इज इक्वल्स टू AC वैक्टर। अगर मैं इस AC को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊं जिसके कारण से इक्वल में क्या आ जाएगा आपका 0, तो ये आपकी उस इक्वेशन फॉर्म में आ जाएगी जिस इक्वेशन फॉर्म में आपको ऑप्शंस गिवन है। सो AB वैक्टर प्लस BC वैक्टर माइनस AC वैक्टर विच इज इक्वल्स टू 0। एक कंडीशन हमारी वैक्टर की ये है इस ट्राइंगल के फॉर्म में। सेकंड है, अगर हम लोग क्या करें, इस AC को चेंज करें CA में, तो किस तरीके से, अगर जब हम इसे चेंज करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, राइट। तो देखिए AB प्लस BC माइनस माइनस CA वैक्टर विच इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज हमने इसको क्या किया, इंटरचेंज कर दिया है। नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो AB वैक्टर प्लस BC वैक्टर प्लस CA वैक्टर विच इज इक्वल्स टू 0। एक ये कंडीशन को भी वेरीफाई कर रहा है, एक इस कंडीशन को भी, दो चीज़ों को इसने करेक्ट कर दिया है। अब थर्ड देखिए आप लोग, अगर हम लोग यहाँ पे जो BC है इसको अगर हम लोग करेक्ट फॉर्म में, एक तो करेक्ट फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम लोग उसको CB के फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए अभी यहाँ पे साइन है पॉजिटिव, जब हम लोग इसको इंटरचेंज कर देंगे, इसके टर्म्स को आगे पीछे लिखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो लिखिए AB वैक्टर माइनस CB वैक्टर प्लस CA विच इज इक्वल्स टू 0। एक थर्ड कंडीशन को भी वेरीफाई कर रहा है। तो यहाँ पे तीन कंडीशन तो वेरीफाई हो गई हैं, बट कौन सी कंडीशन वेरीफाई नहीं हुई है, AB वैक्टर प्लस BC वैक्टर माइनस CA वैक्टर विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे CA जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, बट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये नेगेटिव है, तो ये गलत है, राइट। तो यही एक ऑप्शन है जो हमारा गलत है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन C जो है वो करेक्ट है। क्लियर हो गया। उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन इन चारों में से जो ट्रू नहीं है, जो कंडीशन को वेरीफाई नहीं कर रहा है, तो यही है जो आपकी कंडीशन को वेरीफाई नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ A वैक्टर एंड B वैक्टर आर कोलिनियर वैक्टर। कोलिनियर मीन्स सबसे पहले हमारे माइंड में आ जाता है कि पैरेलल। कोलिनियर वैक्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए क्या है, B वैक्टर विच इज इक्वल्स टू डेल्टा A वैक्टर फॉर सम स्केलर डेल्टा। तो यहाँ पे देखिए ये जो डेल्टा है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि क्या है, स्केलर है। आपको पता ही है कि A एंड B आर टू कोलिनियर वैक्टर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि A और B जो है वो क्या है, कोलिनियर वैक्टर। कोलिनियर मीन्स क्या है, A और B जो है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे पैरेलल वाली कंडीशन कोलिनियर को वेरीफाई करती है, बिल्कुल करेक्ट है। साथ ही साथ में कोलिनियर वैक्टर क्या होता है,
कोलिनियर वेक्टर एक और कंडीशन को वेरीफाई करता है कि कोई भी कांस्टेंट टर्म जो है या कोई भी ऐसी टर्म जो कि हमारे वेक्टर के साथ में मल्टीप्लिकेशन में हो इन अ स्केलर फॉर्म, तो भी हमारा वो फंक्शन जो है वो क्या होता है, कोलिनियर होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए वेक्टर बी विच इज इक्वल्स टू अल्फा नहीं है, सॉरी डेल्टा है ना। तो यहाँ पे जो हमारा डेल्टा है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, किसके साथ, ए के साथ में। तो यहाँ पे हमारे जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है ये क्या है, स्केलर है। जो हमारा डेल्टा है वो स्केलर है। और क्वेश्चन में साफ साफ मैंने आप स्टार्टिंग में बताया था, क्वेश्चन में नहीं, स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब वहाँ पे भी मैंने बताया था कि कोलिनियर मीन्स एक तो पैरेलल होता है और सेकंड कंडीशन क्या होती है कि कोई भी स्केलर कंपोनेंट जो है वो किसी भी अदर वेक्टर के साथ जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तब, और वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जब रहेगा तो वो टर्म जो है वो आपकी स्केलर अगर रहती है तो वो आपका कोलिनियर होता है। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू है, तो ये आपका आंसर नहीं है। सेकंड देखिए, वेक्टर ए विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वेक्टर बी। ए वेक्टर जो है वो अदर वेक्टर का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंडीशन को वेरीफाई करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बिकॉज हमारे वेक्टर्स जो हैं वो किसी भी कंडीशंस में हो सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों में। बिकॉज वेक्टर क्या होते हैं, डायरेक्शंस को और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये जो सेकंड वाली कंडीशन है ये भी वेरीफाइड है, मतलब क्लियर है, ट्रू है ये। थर्ड देखिए, द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल। जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं ए और बी वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। हाँ होते हैं, हमारे जो कंपोनेंट्स है वेक्टर के वो प्रोपोर्शनल होते हैं, करेक्ट है ये भी। तो ये थर्ड कंडीशन भी जो है वो करेक्ट है। अब हम फोर्थ देखिए, तीन चीज़ें तो करेक्ट आ गई, इसका मतलब फोर्थ ही है जो कि ट्रू नहीं है, इनकरेक्ट है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में ही हमें बताना है कि ऐसी कौन सी इन चारों में से इक्वेशन है जो इनकरेक्ट है। तो जब तीन ट्रू है तो इसका मतलब चौथा वाला ही इनकरेक्ट है। बट उसके लिए भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैविंग द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ऐसे वेक्टर्स जिसमें जो हमारा वेक्टर है ए और बी उसमें डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो क्या उससे कोलिनियर में कोई भी चेंजेस आएगा। यहाँ पे बात जो है वो कोलिनियर के हिसाब से ही आपके फॉर्म को अप्लाई करने की हो रही है। जैसे यहाँ पे भी था कि a विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वेक्टर्स जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव कंडीशंस दोनों में होते हैं। और कोलिनियर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, बिकॉज कोलिनियर ना तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट होता है ना ही डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होता है कि उसको पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई भी फर्क पड़ेगा। कोलिनियर को सिर्फ और सिर्फ किससे फर्क पड़ता है कि वो आपस में पैरेलल हैं तो वो कोलिनियर है, बस बात खत्म। इसलिए हमारी सेकंड कंडीशन वेरीफाई हुई थी। थर्ड में उसमें लिखा हुआ था कि जो कंपोनेंट्स है ए और बी वो प्रोपोर्शनल है। हाँ कोलिनियर में हमारे कंपोनेंट्स जो है वो प्रोपोर्शनल होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये। तो ये भी कोलिनियर कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है। बट फोर्थ में ये लिखा हुआ है कि आपके ए और बी वेक्टर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में तो हैं बट मैग्नीट्यूड में डिफरेंट है। तो उससे क्या, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता कोलिनियर में। कोलिनियर में ना तो मैग्नीट्यूड से तो कोई मतलब होता है ना तो डायरेक्शन से कोई मतलब होता है, ठीक है। और कोलिनियर कभी भी सेम डायरेक्शन पे नहीं वेरीफाई करता है। लाइक अगर आप लोग देखें ए एंड बी इस तरीके से लिखा हुआ है तो क्या ए और बी पैरेलल नहीं है, बिल्कुल है। अगर हम लोग इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करते हैं, अपोजिट ए और बी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तब भी ये पैरेलल है, राइट। और अगर कभी ये सेम डायरेक्शन पे भी जा रहे हैं हमारे फंक्शंस तो भी ये कोलिनियर, बिकॉज एक दूसरे के तो अपोजिट ही है, राइट। तो यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है कि बोथ वेक्टर ए एंड बी हैविंग सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो उससे कोलिनियर को कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे हमें गिवन है कि क्या इन कंडीशंस में कोलिनियर के कोई डिफरेंसेस आता है। तो ये तीन कंडीशन तो कोलिनियर को बिल्कुल वेरीफाई कर रही है। बट ये जो फोर्थ वाला है कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट होने से कोलिनियर में कोई भी चेंजेस आते हैं ए और बी वेक्टर में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे कोलिनियर डिपेंडेंट नहीं होता है। कोलिनियर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैरेलल कंडीशन को डिफाइन करता है। उसके लिए मैग्नीट्यूड स्मॉल, मतलब कोई भी टर्म आपकी 5 सेंटीमीटर है, दूसरी टर्म आपकी 10 सेंटीमीटर है, ये आपका ए और ये बी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपका कोलिनियर कंडीशन वेरीफाई नहीं होगी। एक पॉजिटिव हो या एक नेगेटिव हो तब भी हमारा कोलिनियर को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बिकॉज कोलिनियर सिर्फ इस पर डिपेंडेंट है कि क्या आपकी लाइन जो है वो पैरेलल है, क्या आपका ए बी वैक्टर पैरेलल है। अगर है तो वो कोलिनियर वेक्टर है, उसको किसी दूसरी चीज़ से कोई मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है उसको किसी दूसरी बात से कि मैग्नीट्यूड में चेंजेस है, डायरेक्शंस में चेंजेस हैं, या फिर आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर की पोजीशंस करेक्ट नहीं है।
पोजीशंस का मीन्स है कि अगर वो पैरेलल हैं आपस में तो उसको उसकी पोजीशन करेक्ट लगेगी, अगर वो पैरेलल हैं आपस में तो उसको उसका मैग्नीट्यूड 101% कोई मैटर नहीं करेगा, अगर वो पैरेलल है तो उसको उसका डायरेक्शन भी मैटर नहीं करेगा। कोलिनियर सिर्फ और सिर्फ पैरेलल कंडीशन को डिफाइन करता है, उसको डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड से कोई भी मीनिंग नहीं है। इसीलिए आपको जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है और इस क्वेश्चन नंबर 19 के हिसाब से यही आपका आंसर है। तो आपका 18 वाले में क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन था और 19 वाले का करेक्ट ऑप्शन आपका डी है। आई होप आपको लोग ये क्लियर रहा हो। देखिए यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लॉजिकल चीज़ें हैं, इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन समझना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में मैंने एक एक वीडियो में मतलब इंट्रोडक्शन की जितनी भी डेफिनेशंस वगैरह थी आपके वेक्टर चैप्टर की वो सब मैंने इंट्रोडक्शन में कवर की हैं, साथ ही साथ में फॉर्मूले से रिलेटेड और बेसिक जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना वो हर एक चीज़ वहाँ पे बता रखी है। तो आप लोग इंट्रोडक्शन अगर देख लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। और वैसे भी वेक्टर चैप्टर ईजी है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी फोकस करते हैं, टाइम देते हैं तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा, बहुत प्यारा चैप्टर है। Thank you so much for watching my video. Keep watching, keep sharing. Thank you.